चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर समझना है तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चार्ज के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले क्लास 9th में पढ़ा था, जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को के बारे में पढ़ा। तब वहां पे हम लोगों ने ये समझा कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक को बोला गया है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सो बेसिकली चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोला गया है या इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, पहली बात। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पहले चार्ज को समझ लेते हैं। तो दो तरीके का चार्ज है, एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरीके के चार्ज आपको देखने को मिलेंगे या सुनने में मिले होंगे अभी तक। ठीक है, सो चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। एटम का चार्ज क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे मिलके एटम बना हुआ है। ठीक है ना, फंडामेंटल का मतलब होता है जैसे घर का फंडामेंटल यूनिट क्या है, किसी भी जो ब्रिक से बना हुआ घर है तो उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, ब्रिक है। इसी तरीके से जो एटम है उसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। जहां कभी नहीं समझ में आए पूछ लेना है, सिंपल वर्ड्स यूज करूंगा, ट्राई करूंगा कि चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, सो जब भी एक दो चार्ज अगर आपस में है, दो चार्ज पार्टिकल है आपस में, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन लग सकता है। अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ जाना, रिपल्सन का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जब भी दो लाइक चार्ज पार्टिकल होगा, एक जैसा चार्ज पार्टिकल होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा और एक दूसरे को दूर ले जाना चाहेगा। चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, चाहे यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आपस में रख दो, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर एक अनलाइक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पार्टिकल इसके तरफ जाना चाहेगा और ये पार्टिकल क्या करेगा, इसके तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। हाँ, जब भी लाइक चार्जेस होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, अट्रैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना। ठीक है ना, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों चार्जेस क्या है, लाइक है क्या, नहीं, ये अनलाइक है, एक जैसे चार्ज नहीं है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वहीं लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि चार्ज से ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट बना हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हमें चार्ज को ही समझना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप समझना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी को समझना चाह रहे हैं। ठीक है, अब चार्ज का जो ऐसा यूनिट है जिसमें हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं, जैसे मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, इसी तरीके से चार्ज को हम लोग कूलम्ब में मेजर करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब है, और वन कूलम्ब चार्ज पार्टिकल चार्ज, वन कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे इकट्ठे करो तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होगा, वन कूलम्ब चार्ज होगा। अब तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये वाला जो वैल्यू है ये कहाँ से आया है, तो इसको अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आई। ठीक है, अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 10⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। ये तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम्ब। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है, तो चार्ज को कैलकुलेट करने का एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू Ne। ठीक है, किसी भी मटेरियल पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उससे आपको पता चल जाएगा उस पर कितना चार्ज
नेगेटिव आया है, या कोई भी मटेरियल अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है उतना उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Ne के इक्वल होता है। ठीक है, अब मैं ये अभी अब समझाने का आप लोगों को ट्राई करूंगा कि किस तरीके से 1 कूलम्ब चार्ज इतने 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में होता है। ठीक है, तो जरा इसको समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा किसके इक्वल होगा, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा Q/E के इक्वल होगा। Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अमाउंट ऑफ चार्ज अगर 1 कूलम्ब ले, ठीक है, चार्ज का अमाउंट कितना ले लिया, 1 कूलम्ब लिया, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 10⁻⁻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 ⁻
हम यहाँ लिख दें, ठीक है। सो n क्या बताएगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। सो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻19 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 1.6। अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और फिर इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो 2 से करोगे तो 2 8 जा एंड 2 5 जा, आएगा या नहीं आएगा। अब 5 को अगर 8 से हम लोग डिवाइड करें, 5 को क्या करें 8 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे पहले हमें क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 6 जा 48, ठीक है, कितना आ गया 20, ठीक है। 8 2 जा 16, कितना बचा 4, 8 5 जा 40, तो ये कैंसिल हो गया। सो बेसिकली हमारा आंसर कितना आया, तो ये आ गया 0.625 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर साइंटिफिक टर्म में लिखे तो कैसे लिखते हैं, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। सो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। समझ में आई बात, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम। सो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे हम लोग 6.25 10⁻18 से मल्टीप्लाई करें तो देन यू विल गेट द 1 कूलम चार्ज। समझ में आई बात या नहीं आ रही है। तो इतना हमें चार्ज के बारे में चाहिए थी, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिख रहा है इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, फ्लो है थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। करंट का मतलब ही होता है किसी भी चीज का फ्लो। जैसे वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो करंट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है then it is called electric current, ठीक है। the device which cause the flow of electrons through a conductor is called cell। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडक्टर को ऐसे करके आप यहाँ पे छोड़ दो तो इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का तभी फ्लो स्टार्ट होगा जब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट करें, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस कंडक्टर को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से होके या इलेक्ट्रिकल डिवाइस से होके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस अप्लायंस के अलोंग या उस डिवाइस के अलोंग आपको क्या करना पड़ेगा, सेल या बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होगा, तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। अब सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी लाइन और दूसरी क्या है, छोटी लाइन। छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और बड़ी वाली लाइन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। सो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या दिखाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इतनी बातें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, बट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ।
हमेशा ही इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब कोई बच्चा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ये है और डेफिनेशन में आपने बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो करंट का डायरेक्शन आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं? तो उसका कारण है कि जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में साइंटिस्ट ने बताया, तो उस समय साइंटिस्ट लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में मालूम था, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, समझ में आए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहले जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और उसी समय इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हमें पता चला, तो हमने ये माना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो हमें ये भी पता चला साथ में कि प्रोटॉन हमारा फ्लो ही नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, एटम के न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस तो एटम का क्या है, इंटरनल पार्ट है। तो इंटरनल पार्ट से कभी भी चार्ज पार्टिकल जंप करके बाहर नहीं आ सकता है। सो बेसिकली जो हमने इलेक्ट्रिक करंट बोला है, ये इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। बट हमने अभी भी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इस कारण से ही हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही लेते हैं। क्यों लिया, समझ में आया? क्योंकि इनिशियली हमने करंट का डायरेक्शन क्या कंसीडर किया था, हमने ये माना था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। और इस कारण से हम लोगों ने करंट का जो डायरेक्शन, अभी भी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मार्क करते हैं। इसी फैक्ट को इस वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन opposite to the flow of electron, as electrons were not known at the time when the phenomenon of the electricity was discovered first, and the current was considered to be flow of positive charge। जिस समय इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इस कारण से हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। That's why we are considering the direction of conventional current from positive terminal of the battery टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, समझ में आया? बट इलेक्ट्रॉन का हमेशा ही फ्लो कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यहां तक इतनी बातें समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, अगर किसी सर्किट से, अब एक वर्ड मैंने बोला है सर्किट, तो कोई बच्चा ये पूछ सकता है मेरे से सर्किट क्या है, तो सर्किट को बोला जाता है इट इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑन विच करंट फ्लो। करंट जिस क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ पे फ्लो करता है उसको हमें क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। सर्किट को और सिंपलर वे में बोले तो सर्किट एक ऐसा रास्ता है जिससे होके करंट फ्लो करता है, ठीक है। बट ये रास्ता हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये रास्ता क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो उस पर चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया और हमने क्या किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहाँ तक फ्लो होगा ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो हो सकता है जब आपका ये पाथ क्या हो, क्लोज्ड हो और कॉन्टिन्यूअस हो। तो जिस पाथ पे करंट फ्लो करता है उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसपे बहता है या चलता है उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बट दैट सर्किट, दैट पाथ मस्ट बी क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। समझ में आई बातें? अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर किसी सर्किट में मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, तो हम लोग एमीटर के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, मान लो कि एक इलेक्ट्रिक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्विच लगाया, स्विच को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है। फिर इधर हमने क्या किया है, एक सेल लगाया है और एक सेल को इस तरीके से कनेक्ट किया है। अब जब भी स्विच को ऑन करना होता है तो यहाँ पर डॉट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही डॉट लगाओगे तो यानी कि सर्किट आपका क्लोज होगा, तो आपका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा और आपका ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। अब ये पाथ देखो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस है, जैसे ही सर्किट को आप स्विच ऑफ करोगे तो ये डॉट हटा देंगे, तो ये पाथ आपका अब क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस है क्या, ये क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं,
तो क्या इस पे करंट फ्लो कर सकता है क्या? नहीं फ्लो करेगा। तो हमेशा ही करंट क्लोज और कॉन्टिन्यूअस पाथ पे ही फ्लो करता है। समझ में आई बात? ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो कर रहा है, जब एक ये इलेक्ट्रिक पाथ क्लोज और कॉन्टिन्यूअस। बट अब अगर मानो कि इस पाथ में तुमको करंट मेजर करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एमीटर फिट करते हैं। एमीटर हमेशा ही सर्किट में जिस ब्रांच में आपको करंट मेजर करना है उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। इसी फैक्ट को लिखा है, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर एंड एमीटर हैज द लो रेसिस्टेंस। एमीटर का रेसिस्टेंस कैसा होता है, लो है। अब यहाँ पे एक वर्ड है रेसिस्टेंस, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशंस आ गए, तो आपको एक बार फिर से समझाएंगे। इस पूरे लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और हमेशा ही कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। फिर से एक टर्म है सीरीज, और अभी देखेंगे एक टर्म आ गया आपका पैरेलल। इन दोनों के बारे में अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम लोग सीरीज और पैरेलल सर्किट को समझेंगे। तो फिर से रिकैप करके पीछे हम लोग आएंगे, और इस वाले टर्म को मैं फिर से और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, तो इसको कहा कि एक दूसरे वे से फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ इतना बता दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, बट इससे तो सिर्फ और सिर्फ इसका मीनिंग पता चल रहा है। बट हाउ कैन वी कैलकुलेट करंट मैथमेटिकली, तो कहा कि इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा। तो कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। किसी भी सर्किट में एक यूनिट टाइम में जितना करंट, जितना चार्ज फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज through a conductor or the quantity of charge flowing through the conductor in unit time। जितना quantity of charge, मान लो कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में q अमाउंट ऑफ चार्ज t टाइम में फ्लो करता है। ठीक है, q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करने में टाइम कितना लगता है, t लिखता है। तो उससे इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करा होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड t इज द टाइम टेकन। ठीक है ना, एंड I इज द करंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, क्योंकि एंड्री मैरी एम्पियर ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। सो ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ एंड्री मैरी एम्पियर, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। ठीक है, अब यहां से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो। हमेशा ही एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है कि हाँ, वो चार्ज के लिए था। ठीक है, किसी भी मटेरियल पे कितना चार्ज है, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्यू इज इक्वल टू एन ई, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ये समझ में आ गया। अब हम लोग जरा 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर क्या है? ठीक है, सो अगर किसी सर्किट में एक सेकेंड में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स दैट कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, किसी कंडक्टर से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो, दैट मीन्स दैट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी फैक्ट को लिखा है, 1 एम्पियर इज द करंट flowing through a conductor if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उससे 1 एम्पियर करंट क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। इसका डेफिनेशन कहाँ से पता चलता है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। समझ में आई बात? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं डाउट है? ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि क्लास के ड्यूरेशन में मैं कॉन्टिन्यूसली कम से कम नहीं तो 40 से 45 मिनट बताता रहता हूँ। तो इसमें बहुत बड़ी पेशेंस की जरूरत पड़ती है। इतना आसान नहीं है किसी भी आदमी को 40-45 मिनट टॉलरेट करना, उसकी बातों को सुनते रहना और समझने का भी ट्राई करते रहना। क्योंकि जनरली जो क्लासेस वगैरह चलती है ना, तो वहाँ पे हंसी मजाक भी चलता रहता है। उस क्लास में क्या होता है, मैथ्स भी बन रहा है और हंसी मजाक भी हो रहा है, तो टाइम 1 घंटा कब निकल जाता है ये पता नहीं चलता है। बट यहाँ का 1 घंटा टाइम कैसे कैसे निकलता है आपको एकदम से पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक टीचर कॉन्टिन्यूस खड़ा होकर आपको डिलीवर कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा है कि एक दूसरे से बात कर लो। तो पूरे की 1 घंटे में आपको क्या करता हूँ, पढ़ाने का ट्राई करता हूँ। 1 मिनट का भी टाइम नहीं देता हूँ कि आपको आपस में बात कर लो। और जनरली ऐसा सिचुएशन टीचर नहीं क्रिएट कर पाते हैं,
क्योंकि वो क्या होते हैं, इस तरीके से सामने में बैठ जाते हैं और या तो बताते रहते हैं या किसी के नोटबुक में क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, या नोटबुक में भी नहीं लिखते हैं तो बोर्ड पे लिखते रहते हैं। जब बोर्ड पे लिखते रहते हैं तो बच्चे आपस में क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो थोड़ी टीचर को ध्यान से देखते हैं कि क्या लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, वो तो अपने बात में मग्न हो जाते हैं क्योंकि वहां पे चीजें लिखी हुई नहीं होती है। ठीक है, टीचर को लिखना पड़ता है। तो टीचर तो पूरा 1 घंटा पढ़ाता है और बच्चा कितना पढ़ता है, बहुत कम पढ़ता है। ठीक है, तो वहां पे 1 घंटा निकल जाना बहुत आसानी से निकल जाएगा, बट यहाँ पे 1 घंटा निकलने में एक तो सिलेबस तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत सारे कंटेंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपको जाके एक बार घर पे रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप घर पे जाके रिवाइज नहीं करोगे तो इतने सारे मैं कंटेंट्स बता देता हूँ कि फिर क्या हो जाएगा, हाँ मिक्सचर हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा इधर उधर। तो आपको क्या करना चाहिए, सेम डे जब मैं पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे, तो कम से कम आधा घंटा टाइम निकालो और उसको जाके फिर से एनसीईआरटी बुक से एक बार पढ़ डालो। कुछ भी कंफ्यूजन आती है, नहीं समझ में आता है, फिर से आप पूछ डालो। इससे थोड़ा सा मेरा भी पेस स्लो होगा और थोड़ा सा आपको समझने में भी क्या होगी, आसानी। समझ में आए बात? ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है मेरे साथ। ठीक है, तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। ठीक है, 1 एम्पियर को भी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरा इसको समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके से समझ लो, थोड़ा सा इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक सड़क है ऐसे, और इस सड़क पे पूरी भीड़ लोगों की खड़ी है इस तरीके से। अब ये भीड़ को समझो चार्ज है, ये भीड़ क्या है, चार्ज। अब ये भीड़ खड़ा है, बट अगर यहां से प्रेशर पड़े, ठीक है, तो ये भीड़ किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही प्रेशर एक्सर्ट करता है और इसी के कारण चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है। अब ये प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं, तो जब किसी भी कंडक्टर को हम लोग बैटरी से या सेल से जब आप कनेक्ट करते हैं, तो दोनों कंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि इधर प्रेशर कम है और इधर प्रेशर क्या ज्यादा है। ठीक है, तो लोग किधर जाएंगे, उधर जाएंगे जिधर प्रेशर कम है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगाते हैं और इसी इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपका कोई चार्ज है, चार्ज कह रहा है कोई मटेरियल है, ठीक है, अब इस मटेरियल का बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, अब मान लो कि यहां से इंफिनिटी डिस्टेंस पे, यहां से कितने डिस्टेंस पे, इंफिनिटी डिस्टेंस पे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रखा हुआ है। अब इस 1 कूलम्ब चार्ज को मैं यहां से धक्का मारना स्टार्ट करूं और धक्का मार के इस पॉइंट तक लाऊं, तो मेरे को धक्का मारने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना मैं वर्क करूंगा इस 1 कूलम्ब को यहां से यहां तक लाने में, जितना मेरा वर्क डन होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे इस पॉइंट का। थोड़ा सा और एग्जांपल देके समझते हैं। मान लो यहाँ पे 3 कूलम्ब ऑफ चार्ज था, ठीक है, और मैंने इसको धक्का मारना स्टार्ट किया और धक्का मारते मारते इसको मैंने इस कंडक्टर के इस पॉइंट तक ले आया। अब इसको यहां से यहां तक लाने में मैंने कितना वर्क डन किया, 9 जूल वर्क डन किया। ठीक है, अब कहा कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने बताया कि 1 कूलम्ब को यहां से धक्का मार के यहां तक लाने में जितना वर्क डन होगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो 3 कूलम्ब को धक्का मार के यहां तक लाने में 9 जूल वर्क किया गया है, तो 1 कूलम्ब को यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना होगा, तो 3 कूलम्ब को लाने में 9 जूल वर्क किया गया है। इसीलिए 1 कूलम्ब को लाने में 9/3 जूल पर कूलम्ब वर्क किया जाएगा, यानी कि इसको अगर कैंसिल करें तो 3 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो ये जो 3 जूल पर कूलम्ब है, ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा।
समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हमने निकाला, ऊपर में वर्क डन लिखा है, नीचे में क्या लिखा है, चार्ज लिखा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि यूनिट कूलम्ब को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन अपॉन चार्ज ही लिखना पड़ेगा। तभी तो 1 कूलम्ब को लाने में कितना वर्क डन हुआ है इसको हम लोग निकाल पाएंगे। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का कितना होता है, किसी भी कंडक्टर के स्पेसिफिक पॉइंट का क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब मान लो कि यहां पे एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां पे कितना होगा, ये भी इन्फिनिटी ही होगा ना। तो 1 कूलम्ब को यहां से यहां तक लाने में अगर 3 जूल वर्क डन किया गया तो यहां तक लाने में भी क्या होगा, 3 जूल ही वर्क किया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है। ठीक है, समझ में आया? और अमाउंट ऑफ चार्ज भी क्या है, उतना ही है। तो इस पूरे कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यानी कि हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, और प्रेशर के सेम होने के कारण, इलेक्ट्रिकल प्रेशर के सेम होने के कारण चार्ज क्या भी फ्लो करेगा। मैंने प्रेशर इधर से और इधर से बराबर ही लगा दिया, अब क्या चार्ज फ्लो करेगा, क्या यहाँ पे जो आदमी खड़े हैं क्या किसी डायरेक्शन में जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। अब हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दे, प्रेशर का क्या कर दे, डिफरेंस क्रिएट कर दे। प्रेशर का अगर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, तो इधर से प्रेशर लगाएंगे, बट ये मैकेनिकल प्रेशर है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेंगे, तो कहा कि इसको बैटरी से कनेक्ट करो ना, इसको सेल से या बैटरी से कनेक्ट करो। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो इन इन दोनों एंड के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा, और इसी डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिकल चार्ज का क्या होगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर के अक्रॉस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। समझ में आ रही बात? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है तो चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, 3 वोल्ट करने का मतलब है कि 3 जूल पर कूलम्ब है। इसी को हम लोगों ने वोल्ट लिख दिया है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका डेफिनेशन तो पता चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो किसी भी कंडक्टर के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से 1 कूलम्ब चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट। समझ में आई बात? उसी फैक्ट को लिख रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB between the 2 points A and B is the work done to move per coulomb of charge from B to A, from B to A। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर is the amount of work done to bring the unit coulomb of charge from one point to another point। एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किसी भी कंडक्टर में जितना वर्क डन किया जाएगा, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और इसको मेजर हम लोग वोल्ट मीटर से करते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एमीटर से कनेक्ट मेजर करते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा ही सर्किट में कैसे लगाते हैं, तो हमेशा ही सर्किट में इसको पैरेलली लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, पैरेलली लगाते हैं। और वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले 1 वोल्ट का डेफिनेशन है, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन कैसे होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD है, ये वर्क डन अपॉन चार्ज है। सो अगर 1 कूलम्ब चार्ज को किसी कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, then we can say that the potential difference between the 2 point of the conductor is 1 volt। समझ में आई बात? मैं क्या कह रहा था, किसी भी कंडक्टर के, ये मान लो कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बल्ब भी लगा देते हैं। ठीक,
यहाँ पे एक सर्किट बनाया, तो इस कंडक्टर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 जूल क्या किया जाए, वर्क किया जाए, तो कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है। इसी फैक्ट को लिख रहा है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन in carrying 1 coulomb of charge, then the potential difference between is called 1 volt. Voltmeter क्या है? It is the instrument to measure the potential difference. It has the high resistance, याद रखना है, and always connected in parallel. Ammeter का क्या होता था, resistance low होता था and always connected in series. Ammeter क्या measure करता था, electric current, वही potential, हमारा voltmeter क्या करता है, potential difference को measure करता है। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, तो सेल से क्रिएट होता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से हमेशा से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में चार्ज का फ्लो होगा। समझ में आ रही बात? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में समझा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसका सबसे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब दो तरीके का इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। बट एक पॉजिटिव चार्ज अगर एक नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसी वाले स्लाइड में हमने एक फार्मूला भी सीखा Q इज इक्वल टू NE, जिससे हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने ये पढ़ा कि इट इज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। बट हम लोग जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंसीडर करते हैं वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करते हैं, लेकिन हमारे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। और ऐसा क्यों कंसिडरेशंस में किया, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की तो उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी। इसके बाद क्या पढ़ा कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो रेट फ्लो ऑफ चार्ज के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर से या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको आप मेजर कर सकते हैं। इसके बाद क्या हमने पढ़ा, तो एमीटर एक डिवाइस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जा सकता है, और ये भी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एमीटर है। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस को समझा और पोटेंशियल को समझा। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस क्रिएट करना जरूरी है अगर उससे इलेक्ट्रिक करंट क्या करवाना चाहते हो, फ्लो करवाना चाहते हो। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन भी हमने समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को भी हमने समझने का ट्राई किया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ कंडक्टर टू अनदर। ठीक है ना। और हमेशा ही किसी भी कंडक्टर या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अलोंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट उस डिवाइस से या उस सर्किट से फ्लो होगा। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे में हम लोग मेंटेन रखते हैं, तो अगर उस सर्किट में बैटरी लगा देंगे या सेल लगा देंगे तो हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। अब हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहने के कारण उस सर्किट से या उस अप्लायंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है, और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। ठीक है, हाँ पूछिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ 1 वोल्ट वाली, ठीक है ना। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट,
दैट मीन्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 पॉइंट, यही लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, समझने में दिक्कत आएगी तो फिर से एक बार ले सकते हैं स्लाइड को, बट थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाना है ताकि चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं, फिर से कल के सेशन में। तो आज के सेशंस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो बोर्ड में अगर अब देखा जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी आ सकता है, और ओम्स लॉ के ऊपर में जो ये ग्राफ है इसके भी बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और ओम्स लॉ के ऊपर में न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आराम आराम से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो ओम्स ने एक स्टेटमेंट बताया, क्या बताया? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, जो जो कीवर्ड है उसको ध्यान से सुनते चलना है, समझते चलना है, नहीं समझ में पूछ लेना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो कहा कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उस पे लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? तो मैथ्स में दो तरीके के क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो इस तरीके के दो क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एक बंदे ने बताया कि एक बनाना का जो दाम है या कॉस्ट है ये क्या है, 2 रुपीज है। तो 2 बनाना के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बनाना इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा रुपीज भी, अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो नंबर ऑफ बनाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट। एज यू इंक्रीज द अमाउंट यू विल गेट द मोर बनाना। ठीक है, समझ में आए? अब दूसरी एक क्वांटिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वर्कर बढ़ाओगे तो वर्क का नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्कर घटाओगे नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्वांटिटी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो फिजिक्स में या मैथ्स में दो तरीके के क्वांटिटीज हो सकते हैं। अगर दो क्वांटिटी है तो अगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो या तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे ओम्स ने ये बताया कि फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, या जितना ज्यादा करंट उसमें फ्लो कर रहा है इसका मतलब है उतना ही आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। बट ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब क्या हो, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो। जनरली जब भी आप ऑब्जर्वेशंस लेंगे किसी भी कंडक्टर में, मान लो इसको इसको कैसे समझा होगा ओम्स ने, पहली बात जरा समझते हैं। उसने एक्टिविटी की होगी, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ना कि स्टेटमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्व किया होगा इस तरीके से। तो एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक में, वहां पे क्या है कि एक सर्किट हमने डिजाइन किया। सर्किट कैसा डिजाइन किया, तो इस तरीके का सर्किट हमने डिजाइन किया। यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर भी लगाया। ठीक, अब क्या किया, पहले हमने 1.5 वोल्ट का क्या लगाया, बैटरी लगाया। ठीक है, कितना लगाया, सेल लगाया, पहले एक ही सेल है। सो 1.5 वोल्ट की जब हमने सेल लगाई तो हमने देखा कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। कहा कि ठीक है। ठीक है, फिर हमने नंबर ऑफ सेल बढ़ा दिए, कहा कि इस सेल को हटाया और यहाँ पे एक और सेल लगा दी, या इन सेल को लगे रहने दो, यहाँ पे एक और सेल लगा दी। तो यहाँ पे अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो कहा कि 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर देखा कि इस 3 वोल्ट के कारण हमारा जो ये है इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लेते हैं, इसको 1 पॉइंट पे हम लोग ले लेते हैं, 3 एम्पियर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जब 3 वोल्ट लगाया तो 6 एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक और सेल बढ़ा दिया इसमें,
तो एक सेल और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.5। तो 4.5 पे हमने क्या देखा कि 9 एम्पियर करंट। तो हमने देखा ये पाया कि जिस तरीके से जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी क्या बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट। क्योंकि जब हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के ड्यूरेशंस में मान लो कि हाफ एन आवर लगा, तो क्या टेम्परेचर वेरी करेगा? क्या सवेरे और शाम का टेम्परेचर वेरी कर सकता है, बट जिस ड्यूरेशन में इस आधे घंटे में कितना टेम्परेचर वेरी कर जाएगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये वेरी करता है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है, तो फिर ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, सही नहीं आ पाएगा। तो जब भी आपको ऑब्जर्वेशन लेना है इस तरीके का, तो आपको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पाया, इसी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे इसने बोला कि अगर V अपॉन आई का हम लोग रेशियो लें, तो V अपॉन आई का हमेशा रेशियो कांस्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल सबसे पहले हमने कितना लगाया 1.5, करंट कितना है 3 एम्पियर, कितना आ गया 1/2। फिर V अपॉन आई दूसरा सिचुएशंस में, ये पहला हमारा केस है। फिर दूसरे केस में क्या हुआ, फिर से V अपॉन आई निकाला, तो V हमारा दूसरे केस में क्या है 3 है, फिर ये 6 है, कितना आ गया, फिर से 1/2 आ गया। सो हम लोग देख रहे हैं कि V अपॉन आई का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट है। सो ये कांस्टेंट वैल्यू को ही हम ओम्स ने बताया कि ये वायर का रेसिस्टेंस होगा। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेसिकली ये क्या है, रेसिस्टेंस के इक्वल है, ये बदलेगा नहीं। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वायर पे डिपेंड कर रहा है। वायर चूंकि हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इस कारण से ये 1/2 है। तो कहा कि V इज इक्वल टू आई। इसी ओम्स लॉ से हमें क्या पता चला, V और I में रिलेशन पता चला। क्या पता चला, V इज इक्वल टू आई। यहाँ पे R क्या है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। R क्या है हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बट इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, रेसिस्टेंस। ओम्स ने बताया कि ये हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ये हर एक कंडक्टर में पाया जाता है। और ये क्या करता है, कहा कि रेसिस्टेंस को अब जरा डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो कहा कि रेसिस्टेंस चार्ज के फ्लो को ब्लॉक करता है, रोकता है, रोकने का ट्राई करता है। सो रेसिस्टेंस बेसिकली प्रोवाइड द अपोजिशंस इन द फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज के फ्लो में यह क्या करता है, अपोजिशन प्रोवाइड करता है। और ये हर एक कंडक्टर में है, जितना भी अच्छा कंडक्टर ले लो उसमें भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा ही, ठीक है। सो V और I में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो V और I का ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा। क्यों लीनियर आया, तो इसी डेटा को जरा हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे V प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे I प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने 1.5 वोल्ट की क्या लगाई, बैटरी लगाई, सेल लगाया, सॉरी। कितना करंट फ्लो कर रहा था, तो 3 एम्पियर कर रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, 3 वोल्ट का लगाया, तो कितना कर रहा था 6, ठीक है। फिर हमने कितना लगाया 4.5, फिर कितना हो गया था 9। इन सारे पॉइंट को जब आप प्लॉट करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। तो VI ग्राफ आपको ऐसा मिलने वाला है। क्यों मिल रहा है, सिंस हियर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे R क्या है, हमारा रेसिस्टेंस है। अब आगे जाके अगली वाली स्लाइड में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। रेसिस्टेंस क्या है, तो कह रहे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है अपोज, ठीक है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो किसी भी कंडक्टर से जब चार्ज का फ्लो होता है तो चार्ज के फ्लो को ये कंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। नाम भी है रेसिस्टेंस, रेसिस्ट करना, रोकने का ट्राई करना। तो हर एक कंडक्टर चार्ज के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। चूंकि रेसिस्टेंस के बारे में सबसे पहले ओम ने बताया था। सो ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ओम इट्स SI यूनिट इज ओम। बट ओम का डेफिनेशन क्या होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। सो R क्या है, V अपॉन आई। सो अगर किसी भी कंडक्टर पे आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, इसका मतलब है कि उस वायर का भी
आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। ठीक है, सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्या डेफिनेशन है? सो 1 ओम इज द रेसिस्टेंस of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere flows through it। समझ में आई बात? सो अगर किसी भी कंडक्टर पे आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उस कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। समझ में आ गया? चलो, अब क्या है कि रेसिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन से पता चला। फिर से एक्टिविटी की। क्या एक्टिविटी की, जरा इसको देखते हैं। तो हमने एक सर्किट डिजाइन किया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमने सेल लगा दिया और इस सर्किट के बीच में यहाँ पे 2 पॉइंट हमने ऐसे करके रखा। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले यहाँ पे नाइक्रोम की एक वायर लगाई। कितने लेंथ का? तो एल लेंथ का नाइक्रोम की वायर हमने लगाई। ठीक है, अब एल लेंथ के नाइक्रोम के वायर लगा के फिर हमने इसकी करंट मेजर की। करंट कैसे मेजर किया होगा? तो यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया और एमीटर के थ्रू करंट को मेजर किया। ठीक है, फिर हमने किया क्या, इस नाइक्रोम की वायर को यहाँ से डिटैच किया। ठीक है, अब जितने थिकनेस की नाइक्रोम की वायर पहले आपने ली थी, मान लो कि इस थिकनेस की नाइक्रोम वायर ली थी और एल लेंथ का नाइक्रोम का वायर था, अब हमने फिर से नाइक्रोम की वायर ली, बट इस बार हमने 2L लेंथ का लिया। थिकनेस क्या रखा? उतना ही रखा। थिकनेस को वैरी नहीं किया, बट लेंथ को हमने क्या कर दिया? वैरी कर दिया। लेंथ पहले L था, अब हमारा लेंथ कितना है? तो 2L है। फिर से इस वायर को हमने यहाँ पे लगाया और एमीटर की रीडिंग को देखा, तो हमने ये पाया कि पहले एमीटर की रीडिंग क्या आ रही थी? ज्यादा आ रही थी। यानी कि पहले मान लो कि इसकी रीडिंग आ रही थी 5 एम्पियर आ रही थी, अब इसकी रीडिंग ट्वाइस जैसे ही एल किया तो 2.5 आ गया। इसका मतलब ये है कि ज्यादा लेंथ की जब हम लोग वायर लगा रहे हैं सेम थिकनेस की, तो ये ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है और ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करने के कारण कम एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, क्योंकि जब भी रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम करंट ही फ्लो होगा। अगर तुम हमको आगे बढ़ने से रोकोगे तो मैं कहां से आगे तेजी से बढ़ पाऊंगा? अगर तुम हमको फ्रीडम दोगे तभी तो तुम्हारी पढ़ाई को मैं आगे ले जा पाऊंगा तेजी से, बट तुम रेसिस्टेंस ऑफर करोगे तो पढ़ाई का रफ्तार क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से कंडक्टर का जब लेंथ बढ़ता है तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है और रेसिस्टेंस के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा करंट कम हो रहा है। ठीक है, सो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली बात, क्योंकि वायर जितना लंबा हो रहा है रेसिस्टेंस क्या है? उतना ही ज्यादा हो रहा है, और वायर का लेंथ जितना छोटा रख रहे हैं उतना ही रेसिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सो कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्या किया कि एल लेंथ का ही नाइक्रोम का वायर लिया, बट पहले जितना थिकनेस था उससे क्या कर दिया? डबल थिकनेस कर दिया। थिकनेस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो थिकनेस को जब बढ़ाया, इसको थिकर बनाया, बट लेंथ नहीं चेंज किया, लेंथ को उतना ही रखा। एल लेंथ था, एल ही रखा। ठीक है, अब जब थिक वायर को हमने यहाँ पे लगाया तो देखा कि पहले से करंट और बढ़ गया। यानी कि इससे ये पता चलता है कि थिकनेस हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। अगर ये वायर है, वायर का शेप क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ये वाला जो आपका एरिया है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ये क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शन। ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो वायर का थिकनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो वायर का थिकनेस क्या होगा? कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस थिकनेस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मोटा वायर होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना पतला वायर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन यही कंक्लूजन हमें दे रहा है। हमने ये सारे कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ किए, अपने मन से नहीं बता दिया। हमने देखा, हमने एक्टिविटी की, फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। समझ में आई बात?
सो यहाँ पे जब हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया तो रेसिस्टेंस रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के कारण एमीटर की रीडिंग क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, सो आप कह सकते हैं रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसा कि पहले बताया, दो तरीके की क्वांटिटी, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे दो, ध्यान दोगे चीजें समझ में आएगी। बुक में यही सारी चीजें लिखी हुई है, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, बट बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो उसका समाधान भी मिलेगा। बुक से क्वेश्चन पूछेंगे वो बता नहीं पाएगा। बुक से बोलोगे कि ये नहीं समझा, बताओ मेरे को, बताएगा क्या, नहीं बताएगा, ठीक है। बट मेरे से पूछोगे, मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, दूसरे डायरेक्शन से बताऊंगा, कुछ और कह के बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ। मगर बुक को कितना भी पूछो, हाँ बुक यही कहता है कि एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ लो, 2 बार नहीं समझ में आया 3 बार पढ़ लो, 3 बार नहीं आया 4 बार पढ़ लो, यही समाधान है बुक से। बट एक टीचर के पास क्या है, अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग एंगल से आपको वो अप्रोच तक ले जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आया, तो दो चीजें हमने सीखी, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। अब नाइक्रोम की वायर को हटाया और उसी लेंथ की, उसी थिकनेस की हमने कॉपर की वायर लगा दी। किसकी वायर लगा दी, नाइक्रोम को हटा के कॉपर की लगा दी। अब कॉपर को जैसे ही लगाया तो हमारा क्या हुआ, रेसिस्टेंस और भी कम हो गया और करंट और भी बढ़ गया। यानी कि रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है इस पर भी हमारा क्या करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। पहला क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। और थर्ड हमारा है, रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। चौथा भी है, चौथा क्या है, चौथा के बारे में कहा कि इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये कैसे पता चला, गर्मी के दिनों में आग इतनी क्यों लगती है इलेक्ट्रिकल वायर में, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस के बढ़ने से चार्ज के फ्लो को ये ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अपोज करेगा। जब किसी भी चीज को ज्यादा स्ट्रांगली अपोज करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, वहां पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगर तुम्हारा गाड़ी का पहिया मान लो एक स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, उसको टच करके देखो कि क्या हीट जनरेट हुआ है, देखोगे कम हुआ। एक गाड़ी का पहिया खुरदुरे सड़क पे चला है 1 घंटा, उतना ही चलाओ, ठीक है, उसी स्पीड से चलाओ, अब उसका पहिया देखो ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ज्यादा रेसिस्टेंस, ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर किया गया। तो जब ज्यादा रेसिस्टेंस कोई भी वायर ऑफर करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हीट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक सर्टेन लेवल के बाद जो कोटिंग है वायर के ऊपर में पीवीसी, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। यानी कि ये इससे ये पता चलता है, अगर रेसिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आता तो ठंड में भी आग लगती, गर्मी में भी आग लगती। मगर ठंड में कभी भी इलेक्ट्रिकल पोल पे आप देखोगे कि आग लगने की कोई भी समस्या नहीं आएगी, घर में भी नहीं आती। बट जैसे ही गर्मी आ जाती है तो आप देखते हो कि आग लगने के इलेक्ट्रिकल फायर के आपको यानी कि न्यूज मिलने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो टेम्परेचर रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर पर भी हमारा रेसिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन का वक्त आ गया है। तो हमने कंक्लूजन 4 कंक्लूजन ड्रॉ किए, और ये सारे कंक्लूजन हमने मनगढ़ंत नहीं दिए, हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू दिए। हमने सच्चाई को देखा, हमने एक्टिविटी की और समझ के फिर स्टेटमेंट लिखा। तो पहला कंक्लूजन था कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड। आप लिखेंगे द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, ठीक है ना, फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा क्या बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बताया, क्या कहा कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर।
यानी कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटाओ तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। फिर टेम्परेचर के बारे में बताया कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर कम होगा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्या बताया कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस मटेरियल का हमारा वायर बना है, कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, आयरन का बना है, नाइक्रोम का बना है, ठीक है ना। तो जो कम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसका हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं। अब क्या है, इन सारे इंफॉर्मेशन को जब हमने एक जगह पे लिंक किया, क्या किया, पहला बताया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दूसरा क्या बताया कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब इन दोनों को एक साथ हमने मिलाया तो कहा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। कहा कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ, तो कहा कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाओगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कहा कि ठीक है लगा देंगे, क्या लगाएंगे, तो R इज इक्वल टू रो, इसको क्या कहते हैं, रो L बाई A। कहा कि अब ये रो क्या लगाया भाई, तो कहा कि ये रेसिस्टिविटी, ये वायर की क्या है, रेसिस्टिविटी है। अब रेसिस्टिविटी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये भी इट इज अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, बट किस तरीके का। अब देखो एक कॉपर है, मान लो कॉपर की पतली वायर ले लिया, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉपर की मोटी वायर लेंगे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। कॉपर की बहुत पतली वायर बहुत लंबी ले ली, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कॉपर हमारा पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है। तो क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंगली वैरी कर रहा है, तो कोई एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जिसके बिहाफ पे हम लोग ये डिसाइड करें कि कोई भी मटेरियल पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। तो कहा कि वैसी क्वांटिटी एक हम लोग रेसिस्टिविटी ले सकते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है, तो कहा कि किसी भी वायर का 1 यूनिट लेंथ लो, किसी भी वायर का कितना लेंथ ले लो, 1 यूनिट, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट ले लो। यानी कि वायर का लेंथ हमने लिया 1 यूनिट, इतना यूनिट, ये मान लो कि 1 यूनिट, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, 1 यूनिट है। अब इस वायर का अगर हम लोग रेसिस्टेंस निकालें तो देन दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसी फैक्ट को लिख रहा है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, ये मटेरियल का होगा क्योंकि ये ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना ही इसके क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि दोनों को फिक्स कर दिया। हमने कहा कि रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का क्या है, तो उस मटेरियल का आप एक पीस लो, ठीक है, जिसका लेंथ 1 यूनिट ही रखना है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना रखना है, 1 यूनिट ही रखना है। उस समय वो जितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। सो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रेसिस्टिविटी लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रेसिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। तो कॉपर की रेसिस्टिविटी हमेशा एक जैसी होगी, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी एक जैसी होगी, ठीक है, आयरन की रेसिस्टिविटी एक जैसी होगी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी के बिहाफ पे आप ये बता सकते हो कि जो भी मटेरियल है वो पुअर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर रेसिस्टिविटी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, वो इंसुलेटर है। जैसे कागज, पेपर बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टिविटी का होता है। आपका रबर, प्लास्टिक, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। एक टेबल दे रखा है, आप टेबल एक पलटिए रेसिस्टिविटी वाले, इसमें एक टेबल है, उस टेबल में देखिए कि कुछ कंडक्टर की रेसिस्टिविटी है, ठीक है। जो मेटालिक मटेरियल है उसकी रेसिस्टिविटी देखिए, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट मैं बता दे रहा हूं, ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर है। ये समझ में आ गया। अब देखो ऊपर में जो है वो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी है, कितना है, तो 10 टू द पावर -8 है, क्या -8 है। और थोड़ा सा नीचे नीचे जाओ कंडक्टर में ही, ये -6 तक गया होगा एलॉय में, ठीक है, -6 तक। अब जरा तुम उसके और नीचे चले जाओ जहां पे इंसुलेटर है, अब वही पावर क्या है, 10 टू द पावर +14। +14 का मतलब जान रहे हो ना,
एक लिखो और इस पे 0 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 सोन 14। कितना हाई रेसिस्टिविटी है, बहुत ज्यादा। इतना कोई भी मटेरियल अगर रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, चार्ज मूव कर पाएगा? आप मेरे को पूरी तरीके से जकड़ दोगे, कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा, मैं पढ़ा पाऊंगा क्या? हाँ, बट इसमें से अगर 15 बच्चे हैं और यहाँ पे 13 बच्चे पढ़ने चाहते हैं, मेरे को रोक पाएगा कोई क्या? नहीं रोक सकता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या है, कम है। यहीं पे 3 बच्चे हो जाएंगे, थोड़ा सा बच्चे बढ़ जाएगा। यहीं पे 4 बच्चे हो जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। मगर 15 बच्चे में से 13 बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, रेसिस्टिविटी बहुत हाई है, स्टडी कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। इंसुलेटर है, कितना भी चाहेंगे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी देखो कितना ज्यादा है। जो हमारे मेटल है उनकी रेसिस्टिविटी क्या है, लो है। बीच में हमारे एलॉय जिसकी रेसिस्टिविटी आप देखोगे कि मेटल से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, इस कारण से एलॉय को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं। अभी उस टॉपिक पे भी हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो रेसिस्टिविटी के कारण हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, रेसिस्टेंस के कारण नहीं कर सकते थे, बट रेसिस्टिविटी के कारण अब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मटेरियल अच्छा कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल हमारा पुअर है, और कौन सा इंसुलेटर है। कह रहा है इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर है। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ। लेंथ अगर चेंज करेगा तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगी, लेंथ पे नहीं डिपेंड करती है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड नहीं करती है। कोई पूछे कि रेसिस्टिविटी क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी लगता है एक ही जैसा है, और कुछ इसी तरीके का आंसर वो लिखना भी चाहता है। हेलो, हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग। हाँ बताओ जिया बेटा। चैप्टर 1 का मैंने सारे बच्चे को चैप्टर 1 का नहीं दिया है, मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सारे बच्चों को बोला है वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और मंडे को फिर मैं इसे क्वेरी पुटअप करूंगा। तुम आई नहीं थी क्लास में, इसीलिए अब तुमको मालूम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बता दिया ना आपको, आप तैयार कर लेना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कल टेस्ट नहीं रखा है, कल छुट्टी रखा है, कल को आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को प्रिपेयर करके आना है, परसों मंडे को। ठीक है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, 3 सेक्शन में है, देख लेना, समझ लेना। दिक्कत आएगी तो क्वेरी पुटअप कर लेना। ठीक है, अगले सेशन में। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करता है। रेंज ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एंड एलॉय इज 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6, यानी कि मेटल एलॉय से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, एलॉय उससे कम अच्छा कंडक्टर है। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी क्या है, 10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 17 ओम मीटर, यानी कि ये रेसिस्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा हाई है, ये चार्ज को फ्लो नहीं करने देगा। सड़कें मैं ऐसी बनाऊं कि पूरे गड्ढा ही गड्ढा बना दूं, गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। थोड़ा गड्ढा हो, थोड़ी सड़कें हो, गाड़ी चल जाएगी। अगर स्मूथ सड़कें, गाड़ी दौड़ेगी। ठीक है, बट मैं खेत में कहूँ कि गाड़ी दौड़ाओ, गाड़ी पलट जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से है कि रेसिस्टिविटी बहुत जब ज्यादा हाई है, इसका मतलब चार्ज नहीं चल पाएगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी थोड़ा सा मिडिल लेवल का है तो चार्ज चलेगा, बट उस रफ्तार से नहीं चलेगा। बट अगर रेसिस्टिविटी एकदम कम है तो चार्ज एकदम अच्छे से चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बताया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल। अब एलॉय कैसे बना है, तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, तो या तो दो या दो से अधिक मेटल मिला सकते हैं, या उसमें एक नॉन मेटल भी मिला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कह रहा है कि एलॉय जिस मेटल से मिलके बना है उस मेटल की रेसिस्टिविटी कम होती है, और एलॉय की रेसिस्टिविटी उस मेटल से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि एलॉय को हम लोग क्यों यूज करते हैं हीटिंग डिवाइस में।
ठीक है ना। तो उसका कारण है कि एलॉय की रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, बट इतनी नहीं हाई होती कि चार्ज को मूव नहीं करने देगा। तो इतनी हाई है कि चार्ज मूव कर सकता है। तो चार्ज जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, हीटिंग एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस हीट एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर क्या है, हीटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रिक गीजर क्या है, हीटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रिक प्रेस क्या है, हीटिंग डिवाइस है। जहाँ पे हीट हीट क्या है, डिजायरेबल है। आप चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो, क्योंकि उस हीट को हम लोग यूज करने वाले हैं। गीजर में आप हीट प्रोड्यूस करके पानी को गर्म कर लेते हैं। प्रेस में हीट प्रोड्यूस करके आप प्रेस कर लेते हो कपड़े को। वहीं इलेक्ट्रिक टोस्टर में हीट प्रोड्यूस करके आप टोस्ट बना लेते हो। बट कहीं कहीं पे जो ये हीट है अनडिजायरेबल है। जैसे लैपटॉप में क्या है, अनडिजायरेबल है, इसीलिए उसमें फैन लगा होता है क्योंकि हमारा लैपटॉप ठंडा रहे। हमारा मान लो कि एसी है, वहां पे अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो एसी यानी कि वायर उसके फ्यूज हो सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। तो कहीं कहीं पे हीटिंग क्या है, डिजायरेबल है। हम लोग चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो, कभी कभी हम लोग इसको मिनिमाइज भी करना चाहते हैं। तो जहां पर भी हम लोग हीट प्रोड्यूस करना चाहेंगे, वहां पे क्या होता है कि उस इक्विपमेंट के अंदर में एक हीटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट। कैसा, गीजर का एग्जांपल लेते हैं। ऐसे करके रॉड है एक, ठीक है, ये रॉड है ऐसे करके। अब यहाँ से बाहर से कनेक्शन इसमें वायर के थ्रू दिया है। अब ये जो रॉड है, इससे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इस रॉड से क्रॉस करेगी, तो ये एलॉय का बना हुआ है। तो जब यहाँ पे यहाँ तक तो ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से स्मूथली जाएगी, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। बट ये अब इसको इनक्लोज कर दिया एक बकेट में, ठीक है, इधर हमारा पानी भरा है, ठीक है, पानी में ये है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाके फ्लो हुई, इसकी रेसिस्टिविटी क्या थी, हाई थी। और एलॉय रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होता, आसानी से बर्न भी नहीं होता, ठीक है। रेडली ऑक्सीडाइज का मतलब होता है आसानी से बर्न नहीं होगा। तो हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो इसको जला नहीं सकता है। अब इस हीट के कारण पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो जो इसी को कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, एलॉय का बना होता है, जिसके कारण हीट एनर्जी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। साथ में एलॉय हमारा रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। रेडली ऑक्सीडाइज का ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बर्निंग, ठीक है। सो बर्न नहीं होगा, और इस तरीके से आप इस हीटर के थ्रू क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करते रहेंगे। इस कारण से एलॉय को हम लोग यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट। समझ में आ रही है बात। alloy do not oxidize readily at the high temperature and so they are commonly used in electrical heating device। ठीक, इसीलिए हम लोग जनरली, कॉमनली का मतलब हमेशा, प्राय हीटिंग डिवाइस में हम लोग एलॉय को यूज कर लेते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी लो होती है, इसीलिए हम लोग वायर जो बनाते हैं, कभी सुना है कि टंगस्टन का बना दिया या हमने आयरन का बना दिया। जब भी सुना है तो आपने सुना होगा कॉपर का, और दूसरा सुना होगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम से अच्छा है हमारा कॉपर। सिल्वर उससे भी अच्छा है, मगर सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सिल्वर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा सा परमिसेबल अमाउंट ऑफ हीट अगर जनरेट भी हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमारा तो कॉस्ट कटिंग करना ही मेन पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ तक सारे बच्चों को चीजें समझ में आई या नहीं। अगर किसी भी रेसिस्टर को अगर सीरीज में लगाएं या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सीरीज में लगाएं, तो इस पूरे सर्किट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 रेसिस्टर लिए हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये जो रेसिस्टर है हमारा, इस रेसिस्टर का ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना, और ये क्या है, एंड पॉइंट है, ठीक है। दूसरे वाले रेसिस्टर का ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे ये एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से अगर रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। अब ये सीरीज में सारे के सारे 3 रेसिस्टर हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, और इन तीनों रेसिस्टर से हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे सेल दिखा रखा है, बैटरी भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि इस तरीके से करंट का फ्लो होगा, होगा या नहीं होगा, प्लीज सारे बच्चों को यहाँ देखना है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये होगा, बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब करंट देखो, जब यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगी, तो जितना अगर आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से ड्रॉन हुआ, इस बैटरी से निकला है, तो यही आई अमाउंट ऑफ करंट इस रेसिस्टर और इस रेसिस्टर से क्या हुआ,
होके जाएगा, होके जाएगा या नहीं जाएगा, होगा, ठीक है, क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई और दूसरा वे ही नहीं है। अगर आई अमाउंट का करंट R1 रेसिस्टर से जा रहा है तो वो R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा, ठीक है, पहली बात समझ में आ रही है। तो करंट का यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। बट अगर V वोल्ट की आप बैटरी लगाते हो या सेल लगाते हो तो यही V वोल्ट हर एक रेसिस्टर के अलोंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाओ इस तरीके का, ठीक है, V1 इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाओ V2 वोल्ट मीटर लगाए, यहाँ पे V3 वोल्ट मीटर लगाए, और इसकी रीडिंग क्या आ रही है, इसकी रीडिंग V1 आ रही है, इसकी रीडिंग V2 आ रही है, और इसकी रीडिंग क्या हो रही है, V3 आ रही है। तो अगर इन तीनों को सम करोगे ना तो ये पोटेंशियल V के इक्वल आएगा, यानी कि V जो पोटेंशियल है यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हर एक रेसिस्टर के लॉ। जैसे कि 7 रुपए मेरे पास है और 3 बच्चों में बांटना था तो मैंने बांट दिए, किसी को 2 किसी को 3, ठीक है, और जो बचे हुए थे 2 वो दे दिए। तो जोड़ेंगे अगर सबको तो 7 ही आएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इस बैटरी के कारण क्रिएट हुआ है, और यही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस। इतनी बातें समझ में आई। सो अगर हम लोग V को लिखे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या ऐसा लिखना गलत होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है कि ये तीनों रेसिस्टर मिलके कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, इक्वल। जैसे कि समझ लो कि 3 बच्चे मिलके, अगर 3 बच्चे के इक्वल अगर कोई एक बच्चा हम लोग सेलेक्ट करना चाहें तो पहले हमें देखना पड़ेगा वो तीनों मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं या क्या लगा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये इंडिविजुअल हर एक रेसिस्टर अलग अलग रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा था, बट तीनों मिलजुल के कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे सर्किट में ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ तीनों मिलके आर रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। हर एक का इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कितना है, R1 R2 R3 है, बट तीनों मिलके कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, आर रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं R को R1 R2 और R3 से, ठीक है। सो इस यहाँ पे अगर हम लोग ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो अगर तीनों के इक्विवेलेंट एक रेसिस्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है, तो इससे भी आई अमाउंट ऑफ करंट ही जाएगी। इस तीनों को हटा दिया, यहाँ पे आर रेसिस्टेंस लगा दिया, और आर रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टर है उसका जो रेसिस्टेंस है वो तीनों के क्या है, इक्वल है। तीनों मिलजुल के जितना ऑफर करेगा उतना ये अकेले कर रहा है, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से यहाँ पे लिखोगे IR होगा, होगा या नहीं होगा। अब इस रेसिस्टर से कितने अमाउंट का करंट जा रहा है, आई अमाउंट का करंट जा रहा है, तो V1 क्या होगा, IR1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे IR1, यहाँ क्या लिखेंगे IR2, यहाँ पे क्या लिखेंगे IR3, ठीक है। बट तीनों में क्या हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में ही हमारा ये जो है करंट क्या है, सेम ही है। तीनों के अलोंग करंट क्या है, सेम है, करंट बदल नहीं रहा था। फिर से एक बार लिख लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि ये V वोल्ट ही हमारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीनों रेसिस्टर के अलोंग, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस V को लिख सकते हैं कैपिटल IR। R क्या है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, तो IR1 के इक्वल हो जाएगा, ये IR2 के इक्वल हो जाएगा, और ये IR3 के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों रेसिस्टर अलग अलग रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, बट तीनों से एक ही करंट क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, अगर हम लोग लिखें इसको IR ही रहने दें, और यहां से I अगर कॉमन ले लें, प्लीज बात मत करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। इस I से इस I को कैंसिल कर लो, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है
अगर सीरीज में किसी भी इक्विपमेंट को हमने कनेक्ट किया है और सारे का हमें रेसिस्टेंस मालूम है, तो उसका एरिथमेटिक सम ले लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर आपने मानो यहाँ पे कि 3 हमने रेसिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किए और तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 2 ओम का रेसिस्टर है एक, ठीक है, एक 3 ओम का रेसिस्टर है और यहाँ पे 4 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि कितना तीनों मिलके कितना इक्विवेलेंट, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों मिलजुल के 2 प्लस 3 प्लस 4 9 ओम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया, 9 ओम। इंडिविजुअली तो अलग अलग रेसिस्टेंस है, बट तीनों मिलके पूरे सर्किट में कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, तो 9 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये है हमारा रेसिस्टर इन सीरीज। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिस्टर इन पैरेलल। अब देखते हैं कि अगर 3 रेसिस्टर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करें तो किस तरीके से कनेक्शंस होगा, ठीक है। अब क्या है, उसी तीनों रेसिस्टर को दूसरे तरीके से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, तो सारे रेसिस्टर का इनिशियल पॉइंट एक जगह पे है। सारे रेसिस्टर का इनिशियल पॉइंट कहाँ रख लिया, एक जगह पे, ठीक है। जैसे कि एक रेसिस्टर मैंने यहाँ पे R1 रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टर यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट क्या है, या कह सकते हैं कि एंड पॉइंट क्या है, वहाँ है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है कि ये हमारा दूसरा है, ये R2 है, इसका इनिशियल क्या है, यहाँ पे है, और इसका इनिशियल क्या है, एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे है। तो तीनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे है और एंड पॉइंट क्या है, एक ही जगह पे। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। दोनों के कनेक्शन में डिफरेंस पता चल रहा है, बिल्कुल डिफरेंस है या नहीं। अगर इसी तीनों को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कैसा कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, ठीक है। और अगर इस तीनों को हमने ऐसे कनेक्ट किया जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो कहेंगे कि कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन के, अब मैंने V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ पे प्लीज ध्यान दे दो, ध्यान नहीं दोगे नुकसान तो भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 रेसिस्टर है और तीनों रेसिस्टर को हमने कैसे कनेक्ट किया है, तो पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, आई अमाउंट का करंट यहाँ से ड्रॉन हुआ, निकला इस V वोल्ट के बैटरी से। अब यहाँ तक क्या होगा, आई अमाउंट का ही करंट लगेगा रहेगा, बट यहाँ जाके करंट हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये जो आई अमाउंट का करंट है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, I1 I2 और I3, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब ये डिवाइड हुआ, यहाँ पे आया ऐसे 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 और फिर से मिलके क्या बन जाएगा, आई ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं, क्योंकि आई अमाउंट का करंट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बन के I1 I2 I3 मिला है, बना है। तो I1 I2 I3 जब मिलेगा तो क्या बनेगा, फिर से आई बन जाएगा, फिर से आई अमाउंट का करंट यहाँ पे आएगा और इस तरीके से सर्किट में फ्लो करता रहेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल तीनों का एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि तीनों का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है, एक ही है या नहीं। क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अगर अलग अलग होता तो पोटेंशियल का डिफरेंस आता अलग अलग, पर तीनों का जो शुरुआती कह सकते हैं कि बिंदु है और अंत वाला जो बिंदु है वो दोनों क्या है, एक ही है, सेम ही है। तो तीनों का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले और दूसरे सर्किट में हम लोग डिफरेंस देखें तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ये क्या फंडामेंटल डिफरेंस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पोटेंशियल बट रहा था और करंट क्या था, सेम था। बट यहाँ पे करंट बट रहा है, पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस पता चल गया। चलो अब क्या है, हम लोग यहाँ पे I को क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 I2 और I3। ऐसा लिखना क्या गलत होगा, या ठीक है, लॉजिकली ठीक है, सब कुछ लॉजिक है, दिख रहा है यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, ठीक है ना। कुछ कोई भी ऐसा नहीं है कि मंडग्रहण मैंने बातें बताई है या हाइपोथेटिकल चीजें बता दी है, यहाँ पे लॉजिकल है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है,
ठीक है। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फिर से R कंसीडर करूंगा, अब फिर से यहाँ पे मैं ओम्स लॉ लगा दूं, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, यही है ना। सो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R होगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। R क्या है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, ठीक है, R1 ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3। अब क्या करो, V कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या जाएगा 1 अपॉन R, यहाँ क्या V कॉमन लेगा तो आएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, आएगा या नहीं आएगा। इस V से कैंसिल कर लो, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, समझ में आई बात। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में रिलेशन है, इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा सर्किट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कह रहा है कि कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो पैरेलल सर्किट है, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द सीरीज सर्किट। क्यों, तो कह रहा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस है, उस एक्सप्लेनेशंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या एक्सप्लेनेशंस कह रहा है जरा समझते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन है मालूम है आप लोगों को, दिमाग में होगा, पैरेलली कैसे है। तो कह रहा है इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, अच्छा, तो अगर मान लो कि 3 बल्ब है और तीनों बल्ब को मैंने क्या कर दिया, सीरीज में लगाया है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बल्ब फ्यूज कर गया, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया। क्या ये दोनों भी ठीक होने के बावजूद भी जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि अभी जो हमारा ये पाथ है क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस है क्या, नहीं है। और हमेशा ही करंट किस पाथ पे चलता है, तो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ पे चलता है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि इसी तीनों बल्ब को हम लोग पैरेलली कनेक्ट किए होते तो क्या होता, तो जलेगा, जो एक खराब हो जाएगा वो नहीं चलेगा, बाकी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोज और कॉन्टिन्यूअस पाथ बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। करंट यहाँ से ये बल्ब खराब हो गया तो यहाँ से होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे चला जाएगा, या ऐसे होके ऐसे होके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कंपोनेंट को जोड़ना ज्यादा बेटर है, ठीक है। हाँ पूछ सकते हैं, क्या नहीं। अब दूसरा क्या करें, द डिफरेंट अप्लायंसेस हैव द different requirement of current and this cannot be satisfied in this series as the current remains same। कह रहा है अलग अलग इक्विपमेंट को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है, बट इस चीज को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते सीरीज सर्किट में। आपने एसी लगाया, आपने फैन लगाया, एक ट्यूब लगाया, एसी को कितना चाहिए 15 एम्पियर चाहिए, बल्ब को कितना चाहिए 5 एम्पियर चाहिए। 15 एम्पियर करंट अगर फ्लो करेगा तो ये दोनों इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, और 5 एम्पियर करेगा तो ये अंडर रेटेड करंट रहेगा, ये चल नहीं पाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग अप्लायंसेस से अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जा सकता है। सो अगर एक फ्रिज है, एक एसी है, एक गीजर है, तो जहाँ 15 एम्पियर जाना होगा वहाँ पे 15 एम्पियर आप भेज सकते हैं, जहाँ पे 5 एम्पियर जाना होगा वहाँ पे 5 एम्पियर भेज दोगे। तो ये भी रिक्वायरमेंट आपकी कहाँ फुलफिल हो पाएगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, द टोटल रेसिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ टोटल रेसिस्टेंस घट जाएगा, डिक्रीज कैसे जरा समझते हैं। इस पे मान लो कि 3 ओम का हमने बल्ब लगाया है, बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम, और ये भी 3 ओम का ही रेसिस्टेंस यहाँ पर भी। अब देखते हैं कि तीनों मिलके कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 ओम कितना आ गया
9 ओम आ गया। यहाँ पे देखो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 यानी कि 1/3 1/3 1/3 कितना आ गया 3/3 सो 1 आ गया, आया कि नहीं। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस 9 ओम हो गया और उसी इक्विपमेंट को हमने पैरेलल लगाया तो रेसिस्टेंस कितना कम आ गया है, आया कि नहीं आया, उसी फैक्ट को लिख रहा है। तो टोटल रेसिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। पैरेलल सर्किट में हमारा टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा तो आपका ये मान लो कि आग लग जाने की संभावना भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी और इस कारण से बर्न हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया। हाँ एग्जाम्पल मैंने बोला कि 3 ओम के 3 बल्ब है, एक बार सीरीज में लगाया एक बार पैरेलल में लगाया। तो जब सीरीज में लगाया तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखा, तो सीरीज में लगाते तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की जगह पे 3 लिख दिया, R2 की भी जगह पे 3 लिख दिया, R3 की जगह पर भी 3 लिख दिया। तो 3 को जोड़ा तो क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, बट इसी 3 बल्ब को मैंने ऐसे पैरेलली अगर कनेक्ट कर दो तो 1/3 1/3 1/3 को ऐड करेंगे तो 3/3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, पैरेलल सर्किट में डिक्रीज हो जा रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि कहने का मतलब बेटर कॉम्बिनेशन है एज कंपेयर टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट से जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, आप देखोगे कि वो सर्किट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और इसी इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से गुजरती है तो वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, इसी फैक्ट को लिख रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जो प्योरली क्या है, रेसिस्टिव है। जैसे गीजर का सर्किट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि टोस्टर का सर्किट बनाते हैं। ठीक है, the source of the energy continually get dissipated entirely in a form of heat। तो जहां से एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस सर्किट से गई वो सर्किट क्या है, प्योरली अगर रेसिस्टिव है। अगर प्योरली रेसिस्टिव नहीं है तो क्या होगा कि थोड़ी सी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बट अगर प्योरली रेसिस्टिव है तो बहुत सारा एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि इलेक्ट्रिक गीजर में होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। जैसा कि प्रेस में होता है, उस तरीके का हीट आपका लैपटॉप में प्रोड्यूस होता है क्या, नहीं होता है, थोड़ा होता है। ठीक है, फैन में प्रोड्यूस होता है क्या, फैन अगर 2 घंटे से चल रहा गर्म हुआ है बट उतना ज़्यादा नहीं गर्म होगा जैसे कि प्रेस हो जाता है। प्रेस आप लगाओ 1 मिनट में गर्म हो जाता है, होता है या नहीं होता है। गीजर लगाओ 2-3 मिनट में 5 मिनट में गर्म हो जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बट अगर रेसिस्टिविटी कम है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, वो भी गर्म होता है बट उतना गर्म नहीं होगा क्योंकि वो प्योरली रेसिस्टिव नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ये बात। सो अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड दैट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिखा कि हमने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और क्या होता है, एनर्जी क्या है, वर्क डन के इक्वल होता है। कह रहा है कि किसी भी आदमी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा। एनर्जी नहीं होगा तो वर्क क्या करेगा, अगर एनर्जी है तो वर्क कर सकता है। तो अगर मैंने किसी में 10 जूल एनर्जी सप्लाई किया है तो वर्क डन कितना करेगा, 10 जूल ही करेगा। ठीक है ना, समझ में आया। या तुम कहो कि मैंने 10 जूल एनर्जी कंज्यूम किया है या खत्म किया है तो आपने वर्क कितना किया होगा, 10 जूल ही वर्क किया होगा। ठीक है, या कोई डिवाइस है जिसने 10 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ली या 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम की, खत्म की, यानी कि 100 जूल ऑफ एनर्जी कहाँ खत्म हुई होगी, काम करने में खत्म हुई होगी। तो काम कितना किया गया होगा, 100 जूल किया होगा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, पहले ही आपको बता रखा है। सो W इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन V इंटू क्यू के इक्वल होगा। और इस W को आप लोग क्या कर सकते हैं, हीट से इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी और
वर्क में रिलेशन है या नहीं? कहा कि जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी, उतनी ही एनर्जी क्या होगी, खत्म होगी। मैं इस पेन में 10 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई करूं तो इस पेन के थ्रू कितना वर्क डन होगा, 10 जूल ही होगा। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक ना? सो इसी तरीके से जितना वर्क डन होगा वो उतना ही हीट एनर्जी के इक्वल होगा। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू क्यू आ गया। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या बनाता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये Q अपॉन T के इक्वल था या नहीं? तो Q की वैल्यू कितनी थी, तो Q की वैल्यू निकाल सकते हैं I इंटू टी। अब यहाँ पे हम लोग V Q की वैल्यू अगर I इंटू टी रख दें तो कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, नहीं है ना? अब यहीं से अगर हम लोग इसमें ओम्स लॉ लगाए तो ओम्स क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, कहता है कि नहीं? तो V की वैल्यू अगर हम लोग रख दें यहाँ पे आई आर इंटू टी, तो हीट का फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो यही लिखा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, समझ में आया? और ये फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया, तो जूल ने दिया, और इस कारण से इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट के स्क्वायर के क्या है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितनी देर तक आप करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा होगा। आपने फैन को 2 मिनट चलाया, छू के देखो थोड़ा कम गर्म होगा, आपने उसको 5 मिनट चलाया फिर छू के देखो थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा पहले से, होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो H इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगा, बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगा। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी क्या है, इट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? चलो अब इसके बाद एक टॉपिक है हमारा, इसी के ऊपर में कुछ फैक्ट्स है, उसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे, ठीक है। तो कह रहा है हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल, कहीं कहीं पे हीटिंग इफेक्ट हम लोग चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर में हीट हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर में हम लोग हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस में आयरन में हम लोग हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बट हर एक डिवाइस में क्या हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं। कंप्यूटर में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं। रेफ्रिजरेटर में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं। फैन में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं। वॉशिंग मशीन में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं, ठीक है। सो कहीं कहीं पे डिजायरेबल है, कहीं कहीं पे अनडिजायरेबल है, तो हम लोग उसी हीटिंग इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए फैन लगा लेते हैं, कूलिंग कुछ ना कुछ करके कूल करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में होता है फैन होता है कि नहीं अंदर में, उसको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। सो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन द डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल, कहीं पे डिजायरेबल है, कहीं पे चाह रहे हैं, कहीं पे नहीं चाह रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर में नहीं चाहते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर में नहीं चाहते हैं, टीवी में नहीं चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर में नहीं चाहते हैं। बट ऐसा कभी हुआ है कि आपका टीवी गर्म नहीं होता है, आप जरा छू के देखो टीवी तो गर्म होता ही होता है, बट आप नहीं चाहते हैं, इसीलिए उसकी रेसिस्टिविटी को क्या करते होंगे, आप घटाने का ट्राई करते हैं, इंटरनल सर्किट ऐसा बनाते होंगे कि उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो। इसीलिए तो बोला जाता है अगर ज़्यादा देर तक चला रहे हो तो कभी कभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को शट डाउन भी कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बोलते हैं ना, अरे बहुत देर तक फैन चला लिया बंद कर दो, बहुत देर तक एसी चल गया होगा बंद कर दो, आग लग सकती है गर्मी के दिनों में। कंप्यूटर बहुत देर से चल रहा है बंद करो, बहुत हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। मोबाइल हीटअप हो जाता है आपका, अब बंद करना पड़ जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो कहीं पे हीट डिजायरेबल है, कहीं कहीं पे हीट अनडिजायरेबल है, दोनों का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द filament appears a heat and a small part is radiated in a form of light। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट भी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ क्या होता है, हीट में प्रोड्यूस हो जाता है। आपका बल्ब कितना गर्म होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ द टंगस्टन। फिलामेंट किसका बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, टंगस्टन का। क्यों बनता है, तो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली, ये आसानी से बर्न नहीं होगा, ठीक है ना। और साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, तो मेल्ट भी नहीं होता है, ठीक है। द बल्ब
आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। अब बल्ब के अंदर में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑक्सीजन किसी को भी कोरोड कर सकता है, खराब कर सकता है, रिएक्टिव गैस है। तो उसमें नॉन रिएक्टिव गैस डालते हैं, जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ये दोनों ही स्टेबल गैस है। तो ये फिलामेंट के लाइफ को क्या कर देगा? लंबा कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है? आगे अब है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? तो हमारा सेफ्टी डिवाइस है, और इसको हमेशा ही लाइव वायर से क्या लगाते हैं? लाइव वायर के सीरीज में लगाते हैं। क्या होता है कि कभी कभी एक्सीडेंटली हाई वोल्टेज करंट आता है, तो हाई वोल्टेज करंट के आने के कारण आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो फ्यूज सेफ्टी डिवाइस होता है, और फ्यूज से होके जब हाई वोल्टेज करंट जाता है तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, तो कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसके अंदर में रेसिस्टेंस ना हो। हर एक डिवाइस में, हर एक कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा या कम होगा, बट रेसिस्टेंस तो वो ऑफर करेगा ही। अगर कोई भी कंडक्टर, कोई भी डिवाइस अगर रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही होगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर हाई वोल्टेज की करंट जाएगी, करंट का अमाउंट बढ़ता है, तो हीट कितना बढ़ जाता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ज्यादा करंट होगा तो हीट क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस होगा? तो आई स्क्वायर के। अगर 2 एम्पियर है तो 2 टू ज़ 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगा हीट। समझ में आ रहे हैं? और इस कारण से अगर आपने फ्यूज वायर ऐसा रखा है कि वो मेल्ट कर जाए, तो आसानी से मेल्ट कर जाएगा, और आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? बच जाएगा। क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये 5 एम्पियर पे काम करता है। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे फ्यूज लगा दिया। ये फ्यूज समझ, ऐसे करके जो वायर लगाया ये फ्यूज वायर। अब यहाँ पे इस तरीके का सर्किट, मान लो यहाँ से सप्लाई जा रही है। अब क्या है? इसमें जाना था 5 एम्पियर का करंट, तो इस फ्यूज का भी रेटिंग होता है। तो फ्यूज का रेटिंग इसके रेटिंग से थोड़ा सा हाइयर होता है। कितना होगा? तो 5.01 होगा, या 5.02 होगा, इस तरीके का रेटिंग होगा। यानी कि 5 एम्पियर के करंट को ये जाने देगा, बट जैसे ही 8 एम्पियर का या 7 एम्पियर का करंट जाएगा, तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि ये इसको क्या कर सकता है? मेल्ट कर देगा। तो मेल्ट कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं इससे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा नहीं, अब बच जाएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। रुकता है, जितना उसको चाहिए उतना ही जाने देगा, उससे ज्यादा जाएगा तो ये मेल्ट कर जाता है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। ठीक है, देखते हैं। इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। कैसा डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस है दैट प्रोटेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। जनरली शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में ही करंट क्या होता है? सडनली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, फ्यूज इज मेड ऑफ द प्योर टीन एंड और एलॉय, या तो टीन का बनता है या एलॉय का बनता है, ऑफ कॉपर एंड टीन। अब कॉपर और टीन का जो एलॉय बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, कम होता है। द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ। फ्यूज हैज द लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है? लो होती है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हाइयर वोल्टेज का अगर करंट जाए तो वो मेल्ट कर जाए। और कह रहा है करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंस। इसकी करंट कैपेसिटी कितनी होती है? तो थोड़ी सी ज्यादा होती है जो अप्लायंस है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आ रही है? बताओ, ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो अब अगला स्लाइड पे चलते हैं, और अगली स्लाइड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर पर सेकेंड जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी डिवाइस कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पर यूनिट टाइम में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या? पी इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन टी होगा, एच अपॉन टी होगा। तो एच का फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर टी है, तो टी से टी कट जाएगा और ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर। यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओगे तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये भी बन जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है, बट वाट जो है स्मॉलर यूनिट है, सो कॉमर्शियली हम लोग किलो वाट आवर का यूज करते हैं। किलो वाट कितने जूल के इक्वल होता है? 3.6 10 to the power 6 जूल के इक्वल होता है, एंड 1 किलो वाट 1 यूनिट के इक्वल होता है।
समझ में आई बात या नहीं आ रही है? 1 वाट को आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर 1 वोल्ट की 1 एम्पियर की करंट आप किसी में फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, और 1 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है, तो करंट पावर कितना प्रोड्यूस होगा उससे? 1 वाट ही पावर प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस तरीके से पावर का डेफिनेशन है। तो ये आपके इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड है। मेरे को लग रहा है कि इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बट न्यूमेरिकल के पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक बार वीडियो लेक्चर के गो